1998 के बाद बीजेपी ने एक गठबंधन बनाया जिसका नाम था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए। यहाँ पर वाजपेयी जी की सरकार सिर्फ 13 दिन तक चली, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी पार्टी मेजोरिटी के आसपास भी नहीं है तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। लिबरलाइजेशन का असर भारत पर कुछ ऐसा हुआ कि लोग बेरोजगारी और महंगाई से परेशान हो गए। अब 1996 में जनरल इलेक्शन होने वाले थे और तब तक देखिए 1996 से 1999 का भारत कुछ अलग ही था। ऐसा धमाकेदार पॉलिटिकल गेम चला जिसमें देश के जो भी प्रधानमंत्री बनते थे वो अगले दिन ही अपना बोरिया बिस्तर बांधने लगते थे। कोई भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते। अब ये कौन से प्रधानमंत्री थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, एच.डी. देवेगौड़ा जी और आई.के. गुजराल जी। हम ज्यादा पीछे न जाकर शुरू करते हैं 1991 से, जब कांग्रेस के लीडर पी.वी. नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी थी और इन्होंने भारत की इकोनॉमी को लिबरलाइजेशन के रास्ते पे डाला। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है इकोनॉमी को थोड़ा फ्री कर देना, जिसमें प्राइवेट कंपनीज को बिजनेस करने का काफी आजादी मिलता है और बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आता है। लेकिन ये रिफॉर्म सबको समझ नहीं आया। लिबरलाइजेशन का असर भारत पर कुछ ऐसा हुआ कि लोग बेरोजगारी और महंगाई से परेशान हो गए। अब 1996 में जनरल इलेक्शन होने वाले थे और तब तक कांग्रेस की पॉपुलैरिटी काफी गिर चुकी थी। कांग्रेस के लिए 1996 के जनरल इलेक्शंस काफी मुश्किल होने वाले थे। हिंदुत्व की वजह से बीजेपी भी अपने आप को स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही थी और इस सब के बीच रीजनल पार्टीज का भी राइज हुआ, जैसे डीएमके, एआईएडीएमके और बीएसपी। ये पार्टीज लोकल इश्यूज पर फोकस करती थी और इनका इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा था। और अब समय आता है जनरल इलेक्शन का। 1996 का जनरल इलेक्शन भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। पहली बार एक हंग पार्लियामेंट सिचुएशन सामने आई। हंग पार्लियामेंट मतलब एक ऐसी पार्लियामेंट जिसमें किसी के पास मेजोरिटी ना हो सरकार बनाने के लिए। ना कांग्रेस ना बीजेपी, किसी को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली। कांग्रेस को सिर्फ 140 सीट्स मिली और बीजेपी को 161, लेकिन मेजोरिटी के लिए 272 चाहिए थी। इस इलेक्शन ने एक और चीज को हाईलाइट किया, रीजनल पार्टीज को। डीएमके, एआईएडीएमके और बीएसपी ने नेशनल पॉलिटिक्स में काफी इम्पैक्ट दिखाया। कहीं ना कहीं रीजनल पार्टीज ने ये साबित कर दिया कि नेशनल पॉलिटिक्स में लोकल फ्लेवर भी इम्पोर्टेंट है। अब सवाल आता है कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर सबसे ज्यादा सीट बीजेपी की थी, तो बोला गया चलो वाजपेयी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दो। अटल बिहारी वाजपेयी जी काफी रिस्पेक्टेड लीडर थे। 16 मई 1996 को इन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली, लेकिन कुर्सी का साइज उनके लिए ठीक नहीं था। मेजोरिटी ना मिलने की वजह से उनका प्रधानमंत्री बनना एक जुगाड़ जैसा था। वाजपेयी जी को अलग अलग पार्टी से सपोर्ट चाहिए था, लेकिन उनका गठबंधन इतना मजबूत नहीं था। रीजनल पार्टीज अपने डिमांड को लेकर काफी एग्रेसिव थी। यहाँ पर वाजपेयी जी की सरकार सिर्फ 13 दिन तक चली, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी पार्टी मेजोरिटी के आसपास भी नहीं है तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। वाजपेयी जी का रेजिग्नेशन स्पीच पार्लियामेंट में अब तक याद रखा जाता है, जो आपने शायद सुना भी होगा। अब फिर से सवाल आता है अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अगर बीजेपी नहीं तो कौन? देखिए कांग्रेस ने खुद प्रधानमंत्री बनाने का नहीं सोचा। उस टाइम एक गठबंधन बनी जिसका नाम था यूनाइटेड फ्रंट। कांग्रेस ने इस गठबंधन को सपोर्ट किया और इस गठबंधन के अंदर से एक आदमी आए जिनका नाम था एच.डी. देवेगौड़ा जी। गौड़ा जी का प्रधानमंत्री बनना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। गौड़ा जी ने 1 जून 1996 को प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। ये वो टाइम था जब गठबंधन सरकार का फेस चल रहा था। यूनाइटेड फ्रंट जो गठबंधन बनी थी उसमें काफी अलग अलग पार्टीज थी और उनके अपने मुद्दे थे। एच.डी. देवेगौड़ा जी एक रीजनल लीडर थे, कर्नाटक के एक्स चीफ मिनिस्टर भी थे और उन्होंने कभी नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स नहीं की थी। गौड़ा जी की सरकार यहाँ पर कुछ महीने चली और फिर कांग्रेस ने यूनाइटेड फ्रंट से अपना सपोर्ट वापस ले लिया और मेजोरिटी ना मिलने के कारण गौड़ा जी को अप्रैल 1997 में प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। और फिर से सवाल आया अब अगला प्रधानमंत्री कौन? यहाँ पर यूनाइटेड फ्रंट को फिर से कांग्रेस का सपोर्ट मिला और एक नया चेहरा सामने आया, इंद्र कुमार गुजराल जी का। गुजराल जी 21 अप्रैल 1997 को प्रधानमंत्री बने। गुजराल जी पहले एक डिप्लोमेट थे और उनका फॉरेन पॉलिसी में काफी बड़ा रोल था। उन्होंने गुजराल डॉक्ट्रिन को पॉपुलर बनाया था, जो इंडिया के पड़ोसी देशों के साथ पीसफुल रिलेशंस बनाने के लिए था। लेकिन फिर से वही बात, इनकी सरकार भी गठबंधन वाली थी। कांग्रेस फिर से सपोर्ट वापस लेने की सोच रही थी और गुजराल जी ने नवंबर में प्रधानमंत्री की कुर्सी से रिजाइन कर दिया। अब यहाँ पर किसी के पास मेजोरिटी नहीं थी सरकार बनाने के लिए और अब फिर से 1998 में कराने पड़ते हैं जनरल इलेक्शन। 1998 के बाद बीजेपी ने एक गठबंधन बनाया जिसका नाम था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए और एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। और दोस्तों इसी बीच इन्होंने परमाणु बम का टेस्ट कराकर पूरे दुनिया को हिला दिया। लेकिन इस बार भी इनकी सरकार 13 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाई। एआईएडीएमके पार्टी ने 1999 में अपना सपोर्ट वापस ले लिया और सरकार गिर गई। फिर से 1999 में जनरल इलेक्शन हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और इस बार उन्होंने 2004 तक का सफर पूरा किया। एक स्टेबल सरकार मिली और इंडिया ने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ का नया चैप्टर शुरू किया। देखिए जो भी पॉलिटिकल ड्रामा चला इससे भारत का लोकतंत्र और भी मजबूत होता गया। इस पीरियड ने फ्यूचर के लिए एक क्लियर मैसेज दिया। स्टेबल गवर्नमेंट के लिए या तो स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी चाहिए या फिर स्ट्रॉन्ग गठबंधन मैनेजमेंट।